ईडी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर कोई रेड करने वाला है या राहुल गांधी ईडी की कार्रवाई को लेकर देश में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि ईडी के कुछ सूत्रों से उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद सरकार उनसे नाराज हो गई है और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा रेड करने की योजना बनाई जा रही है। और इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ईडी को भी टैग किया है और लिखा है कि वो ईडी के अधिकारियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए चाय और बिस्किट का इंतजाम उन्होंने किया है और वो लिख रहे हैं कि मैं चाय और बिस्किट के साथ ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहा हूं। यहां दो बातें नोट करने वाली है। पहला ये कि राहुल गांधी ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, बल्कि वो केरल के वायनाड में है और ये सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने वायनाड से लिखा है। दूसरी बात, इस पोस्ट की टाइमिंग क्या है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने यह पोस्ट देर रात 1:52 पर लिखा, जबकि इतनी रात को वो कभी इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर तो नहीं लिखते और इससे ऐसा संदेश जाता है कि उन्हें देर रात किसी ने यह जानकारी दी होगी और उसी समय उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की ये आशंका जता दी। तो यहां बड़ी बात यह है कि रात में लगभग 2 बजे राहुल गांधी ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं और वो इस समय वायनाड में गए हुए हैं, दिल्ली में भी नहीं है। दोनों ही बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वो ये जानकारी मिलने के बाद, अगर ये जानकारी उन्हें किसी ने दी है तो वो बहुत ही उससे शायद परेशान हो गए और उन्होंने बिना समय गंवाए रात में ठीक 2 बजे के आसपास ये सोशल मीडिया का पोस्ट लिखा। और वो चाहते तो वायनाड से दिल्ली आने तक का इंतजार कर सकते थे। उन्होंने वायनाड में रहते हुए रात में 1:52 के आसपास ये पोस्ट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लिया है और इस मामले ने, इस जानकारी ने उन्हें कितना चिंता में डाल दिया होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि राहुल गांधी को यह जानकारी दी किसने? ये जानकारी जिसने उन्हें इतना चिंता में डाल दिया, जिसके लिए उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया, अपने दिल्ली लौटने का इंतजार नहीं किया, ये जानकारी कहां से आई होगी? इसके अलावा राहुल गांधी का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ ये योजना इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि उन्होंने संसद में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था जैसे महाभारत में 6 लोगों के चक्रव्यूह ने अभिमन्यु को मारा, ठीक वैसे ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह आज के भारत को मार रहा है। और यह भाषण उन्होंने 29 जुलाई को दिया था और आज 2 अगस्त को उन्होंने अपने खिलाफ ईडी की रेड का यह दावा किया है और वो कहते हैं कि ये रेड जो होने वाली है संभावित या जिसकी उन्हें आशंका है वो इस भाषण की वजह से हो रही है। तो हम जरा ये भी देख लेते हैं ये कौन सा भाषण है राहुल गांधी का जिसके बारे में वो कहते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी भाषण था और ऐसा क्रांतिकारी भाषण था कि ये सुनकर सरकार बिल्कुल हिल गई और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि राहुल गांधी पर अब ईडी की रेड डाली जाए। तो ये वो क्रांतिकारी भाषण है जो राहुल गांधी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी के इस दावे के बाद कांग्रेस के सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और संसद में इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ चर्चा कराने की मांग की है और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी यही कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने इतनी रात को ईडी के बारे में यह दावा किया है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के दावों में कोई सच्चाई नहीं और वो देश में अफवाह फैलाना चाहते हैं। ये बीजेपी स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर यह केस फाइल किया था, उस समय वो बीजेपी को बड़ा खुश करना चाहते थे और बीजेपी खुश हो भी गई थी और इसीलिए उन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई, इनाम मिला उन्हें। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है, इसलिए अब हम कह नहीं सकते कि अगली सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी वाकई में कोई नया सबूत पेश करना चाहेंगे भी या नहीं। और आजकल वो क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी हैं और ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी अब भी क्या इस केस को उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे जो वो पहले चाहते थे। अब आप ये देखिए कि ये नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है।
और इस तरह के मामलों में छापेमारी और गिरफ्तारी की कितनी संभावना होती है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसे 1938 में राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। शुरुआत में इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की एक कंपनी चलाती थी, जिसमें कांग्रेस और गांधी परिवार का प्रभाव था। लेकिन वर्ष 2008 में बढ़ते घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया, और जब इस अखबार को बंद किया गया तब इसे चलाने वाली एजेएल कंपनी के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी पूरे देश में। आरोप है कि उस समय कांग्रेस ने इस कंपनी को पार्टी फंड से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी बनाई, और इसके बाद इस कंपनी को एजेएल को दिए गए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई, और इस तरह 90 करोड़ रुपए के लोन से एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी की हो गई, यानी एक तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई, क्योंकि ये वही कंपनी है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के अन्य नेताओं के पास हैं। जितनी आबादी उतना हक। इसके तहत राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले से शायद चुनाव तो जीते जा सकते हैं, ध्रुवीकरण किया जा सकता है देश का, समाज का, वोटर्स का। लेकिन हमारे देश में लगभग 28,500 जातियां हैं, और अगर जातिगत जनगणना होती है, सबका पता लगाया जाता है कि कौन किस जाति का है, तो क्या हमारा समाज 28,500 टुकड़ों में बंट जाएगा? और यहां हम समाज की नहीं, सिर्फ हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज क्या इतने टुकड़ों में बटेगा? इसलिए आज हम राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि राहुल गांधी इस जातिगत जनगणना से चाहते क्या हैं और उनका असली मकसद क्या है, और इस बात को आप इन 7 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहली बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी देश में आरक्षण के दायरे को अब 80% तक बढ़ाना चाहते हैं, और यह 80% क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो 80% हिंदू हैं, उनमें पिछड़े वर्ग की आबादी 55% है, दलितों की आबादी 16% है, आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 9% है, और अगर अब इन सारी जातियों को मिला दें तो ये लगभग 80% के आसपास हो जाते हैं, सारे अगर आप मिला देंगे तो। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो लोगों को आबादी के हिसाब से उनका हक देना चाहते हैं, तो इससे यही सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इन पिछड़ी जातियों के लोगों को 80% आरक्षण देकर बाकी के 15% सवर्ण और अन्य वर्गों को आरक्षण से बाहर रखेंगे? और क्या इस देश में आरक्षण अब 80% तक पहुंच जाएगा? इसीलिए इसको 80-20 फॉर्मूला कहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का मुस्लिम वोट बैंक भी बरकरार रहेगा, और हिंदुओं का जो वोट बैंक है, जो अभी बीजेपी के प्रति ज्यादा उसका झुकाव माना जाता है, वो अब बहुत सारे हिस्सों में बंट जाएगा। और सोचिए, पहले हमारे देश को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित किया जाता था। बहुत लोगों पर आरोप लगता था कि ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं सारे दिन। लोगों से कहा जाता था कि बीजेपी जो कर रही है वो गंगा जमुनी तहजीब उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप देखें तो इस देश का विभाजन, समाज का विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही माना जाता था, और पार्टियां 75 साल से इसी का लाभ ले रही हैं। और जब ऐसा होता था तो हम अक्सर यही बात कहते थे, गंगा जमुनी तहजीब को हिंदू और मुसलमानों में बांटकर खत्म किया जा रहा है, देश को हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है, हमारा समाज बंट चुका है। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी तो इससे आगे जा रहे हैं। वो इस देश को अब हजारों जातियों में बांटना चाहते हैं। ये जो हिंदू धर्म है, ये न जाने कितनी सारी जातियों में बंट जाएगा। लेकिन इसकी गंभीरता पर आज कोई बात नहीं कर रहा। इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमारा समाज कितनी छोटे छोटे हिस्सों में इसके बाद बंटने वाला है। चौथा, हालांकि देश को जातियों में बांटने की रणनीति कांग्रेस ने पहली बार नहीं अपनाई है। मंडल आयोग के आने से पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है, लेकिन बाद में मंडल आयोग के आने से देश में पिछड़े वर्ग की कई पार्टियां आ गई। खासतौर पर जो ओबीसी वर्गों को लेकर पार्टियां आई, उनका उदय हुआ। और आप देखिएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, जेडीयू आई, लालू यादव की आरजेडी आई। ये सारी वो पार्टियां हैं जो ओबीसी वर्ग की पार्टियां थी। और सब जानते हैं कि वर्ष 1990 में राजपूत घराने से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने वोटों के लिए
ध्रुवीकरण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया था और अब वही चीज आज राहुल गांधी एक नए रूप में लाना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ओबीसी समुदाय को, दलितों और आदिवासी समुदाय की जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से अब 80% तक आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको आरक्षण भी उतना ही मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट, राहुल गांधी के इस फॉर्मूले से बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति को अब और ज्यादा आक्रामक ढंग से करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि जब राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में तोड़ेंगे तब बीजेपी उसी हिंदू वोटर को एकजुट कैसे रखेगी। तो या तो उन्हें हिंदुत्व के नाम पर और हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा मजबूत करना होगा, यही एक रास्ता बीजेपी के सामने बचेगा। हमारे देश का संविधान ऐसा है जिसमें अनुच्छेद 25 से 30 के बीच ये बताया गया है कि सरकारें हिंदुओं के मंदिरों और संस्थानों को लेकर तो कानून बना सकती हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसा नहीं कर सकती। और राहुल गांधी इस चीज को देखते हुए हिंदुओं को जातियों में बांटने के फॉर्मूले पर बहुत अच्छी तरह से आजकल काम कर रहे हैं। और संविधान के जो इस तरह के प्रावधान है, ये पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को सबसे पहले अपना निशाना बनाते हैं। यानी जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू समुदाय को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हिंदू समुदाय को अपना हक छोड़ना पड़ता है अगर इस देश को आप सेकुलर बनाना चाहते हैं। तो देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर क्यों भगा रहे हैं? और क्या दुनिया इन खाड़ी देशों को ऐसा करने के लिए मुस्लिम विरोधी मानेगी? पाकिस्तान की एक संसदीय कमेटी ने खुद इस बात को माना है कि अरब के खाड़ी देश अब पाकिस्तानी श्रमिकों से, पाकिस्तान के मजदूरों से इतना दुखी हो चुके हैं कि वो उन्हें डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश जो मुस्लिम देश हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के लोग उनके देश में आकर सबसे ज्यादा अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, जिसके कारण अब वो पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यूएई का कहना है कि उसके यहां होने वाली 50% आपराधिक घटनाओं में, यानी 50% अपराध में पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि उसने पिछले 2.5 वर्षों में ऐसे 44,000 भिखारियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया है जो वहां रहकर भीख मांग रहे थे और अपराध कर रहे थे। सऊदी अरब का यह भी कहना है कि मक्का में लोगों की जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए मक्का आते हैं वो बाद में यहीं रुक जाते हैं और फिर भीख मांगने लगते हैं, अपराध करते हैं और चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग दोबारा लौटकर कभी नहीं आते। सऊदी अरब की तरह कतर भी पाकिस्तान के लोगों से परेशान है। उसका कहना है कि कतर में आधे से ज्यादा भिखारी और अपराधी पाकिस्तान से वहां पर आए हैं और ये लोग कतर के किसी भी नियम का पालन नहीं करते। पिछले साल कतर में कई पाकिस्तानियों का इसलिए चालान हुआ था क्योंकि ये लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं थे। और यही स्थिति कुवैत की भी है। कुवैत का कहना है कि उसके यहां पाकिस्तान के लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते और वो बस यही सोचकर कुवैत आते हैं कि 6 महीने बाद वो यहां से किसी पश्चिम देश में चले जाएंगे। और कुवैत भी पाकिस्तान के भिखारियों से आजकल बहुत परेशान है। असल में खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं जो हर साल भीख मांगकर 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, जो पाकिस्तान के सालाना बजट का 61% है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर इन लोगों ने खाड़ी देशों में भीख मांगना छोड़ दिया, इनका यह धंधा बंद हो गया, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को भेजते हैं और अगर यह पैसा आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6% लोग हैं, यूएई में 17%, कतर में लगभग 7% है और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं क्योंकि ये लोग परिश्रम नहीं करना चाहते और दूसरा, इन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। इस्माइल हनिये ईरान की गद्दारी के कारण मारा गया है और उसकी मौत के पीछे असली कारण क्या था?
एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस आतंकवादी की मौत मिसाइल के हमले में नहीं बल्कि एक बम धमाके में हुई और यह बम पिछले 2 महीने से ईरान के उसी सरकारी गेस्ट हाउस में छिपाकर रखा गया था। यह गेस्ट हाउस ईरान की संसद से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तरी तेहरान में है और इस्माइल हनिये जब भी तेहरान आता था वो इसी गेस्ट हाउस में सबसे अंदर वाले कमरे में ठहरता था। लेकिन 31 जुलाई को सुबह 2 बजे के आसपास या कह लीजिए रात 2 बजे के आसपास इस कमरे में रखे गए बम में तेज धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में हमास के चीफ और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इसी गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिये के साथ वाले कमरे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सुप्रीम लीडर भी मौजूद था, लेकिन इस धमाके में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और इससे यह पता चलता है कि यह बम धमाका सिर्फ हमास के चीफ को मारने के लिए ही किया गया था। यह बम उसी के लिए प्लांट किया गया था और इस हमले की साजिश में ईरान के सैन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जिस गेस्ट हाउस में यह धमाका हुआ वो छावनी जैसे एक मिलिट्री एरिया में है जहां हर वक्त ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कम से कम 200 जवान तैनात रहते हैं और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल ने यह बम इस आतंकवादी के कमरे में आखिर प्लांट कैसे किया। दूसरी बात यह बात भी है कि सिर्फ ईरान की सेना और सरकार को ही पता था कि इस्माइल हनिये इस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरता था, लेकिन यह जानकारी भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच गई और आरोप है कि मोसाद ने करीब 2 महीने पहले ही इस आतंकवादी के कमरे में एक बॉम्ब फिट कर दिया था जो रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब था और इजराइल ये इंतजार कर रहा था कि ये कभी ना कभी ईरान जाएगा और उसी गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरेगा और जिस दिन भी ये उस कमरे में गया उसी दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। 31 जुलाई को सुबह 2 बजे जब इस्माइल हनिये गहरी नींद में था तब रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट करके इजराइल ने उसे मार डाला। बॉक्सिंग मैच को लेकर पूरी दुनिया में चल रहे विवाद के बारे में बताएंगे। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है और इसमें सवाल यह है कि क्या एक पुरुष खिलाड़ी को महिलाओं की श्रेणी में खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए, जो महिला खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए जिसमें इटली की एक महिला बॉक्सर ने सिर्फ 46 सेकंड में ही अपनी फाइट को छोड़ दिया और वो रोते रोते रिंग से बाहर आ गई। ये कह रही थी कि उनके खिलाफ एक महिला बॉक्सर नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक पुरुष बॉक्सर को रिंग में उतार दिया गया और वो इस पुरुष बॉक्सर से कैसे लड़ पाएगी। तो नीले रंग की यूनिफॉर्म में इटली की इस बॉक्सर का नाम है एंजेला कैरिनी और इसका मुकाबला अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ से था, लेकिन सिर्फ 46 सेकंड में ही इटली की इस बॉक्सर ने इस मुकाबले को छोड़ दिया और छोड़ते हुए उसने कहा कि इतनी जोर का पंच उसने कभी नहीं झेला है और उसका आरोप यह है कि उसका मुकाबला एक पुरुष खिलाड़ी के साथ करवा दिया गया। आरोप है कि अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ महिला ना होकर एक बायोलॉजिकल मेल है, यानी वो एक पुरुष है और उनमें पुरुषों वाली लैंगिक विशेषताएं हैं और पुरुषों वाला ही बल यानी मजबूती है। बायोलॉजिकल मेल उसे कहा जाता है जिसमें XY क्रोमोसोम्स का मेल हार्मोन होता है और जिनकी कद काठी और ताकत पुरुषों जैसी ही होती है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या ओलंपिक कमेटी ने एक महिला बॉक्सर का मुकाबला एक ऐसे बॉक्सर से करवा दिया जो बायोलॉजिकल मेल हो सकता है, यानी जो एक पुरुष है।